Good morning, students. Welcome to Agriculture Vision. We are studying about ancient civilizations of Rajasthan in class of Rajasthan history. We have completed 2 classes of the topic. Now it's the 3rd class of topic ancient civilization in Rajasthan part 3. So if you are studying through our channel, please subscribe channel, like channel and press the bell icon so you can receive notification on time whenever a new video is launched on the channel. Actually, we were studying about ancient civilization and we have studied many civilizations. Now, today we are going to start next part of the civilizations in Rajasthan. So, civilizations. The first civilization we will talk about is Rand. R-A-I-N-D. Rand. What is the speciality? What is the location of Rand? Let's see. Tehsil Nivai. Tehsil Nivai, district Tonk. And in every location, every civilization site, we are talking about a river. So here, Rand is situated on banks of river Dhil. dhil नदी के किनारे है साहब. तहसील निवाई है और डिस्ट्रिक्ट है टोंक. Who was the discoverer? Let's talk about discoverer of this site. Discoverer, or you can say first excavation was made by D.R. Sahani, Rai Bahadur Dayaram Sahani, you can say 1938. Later on excavation was headed by K.N. Puri. Later on excavation was headed by K.N. Puri. Full name is Kedarnath Puri. So there is a very little difference. That is K.N. Dikshit, Kailash Nath Dikshit and K.N. Puri, Kedarnath Puri. Kedar and Kailash. Slight difference. What is the important thing which is found here? Currency of Malwas. यहाँ पर जो मालव जनपद रहा है उसकी जो करेंसीज है वो यहाँ पर मिली है और एक्सेसिव यूज ऑफ आयरन मटेरियल. इस साइट के अंदर एक्सेसिव यूज ऑफ आयरन मटेरियल, जो लोहे का सामान है उसका एक्सेसिव यूज हुआ है, बहुतायत में उपयोग हुआ है. सो ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ आयरन मटेरियल दिस इज नोन एज टाटा नगर ऑफ राजस्थान, और यू कैन से टाटा सिटी ऑफ राजस्थान. टाटा नगर ऑफ एंशिएंट राजस्थान या टाटा नगर ऑफ एंशिएंट इंडिया कह सकते हो आप. टाटा नगर ऑफ एंशिएंट इंडिया यानी टाटा नगर की संज्ञा किसको मिलती है? भाई इंडिया का हो गया तो फिर राजस्थान का तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है. एक्सेसिव यूज ऑफ आयरन मटेरियल टाटा नगर ऑफ. क्यों कहा जाता है टाटा नगर? एक्सेसिव यूज ऑफ आयरन मटेरियल, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो यहाँ पर अपना जो फर्स्ट आयरन इंडस्ट्री है वो जमशेदजी टाटा ने एस्टेब्लिश की थी. इसकी वजह से इसको ये कहते हैं कि एक्सेसिव यूज ऑफ आयरन मटेरियल टाटा नगर ऑफ एंशिएंट इंडिया. और यहाँ पे क्या है? लार्जेस्ट कोइन कलेक्शन ऑफ एशिया. लार्जेस्ट कोइन कलेक्शन, और यू कैन से लार्जेस्ट कोइन स्टोरेज ऑफ इंडिया. भंडार कहा जाता है, संग्रह कहा जाता है ऑफ एशिया. सॉरी, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का संग्रह, सिक्कों का भंडार यहाँ पर मिलता है. और इसके अंदर आपके आ जाते हैं 3000 आहत कोइंस. आहत कोइंस क्या होते हैं आपको पता होगा. जो जेम्स प्रिंसेप का हमने नाम पढ़ा था. 3000 आहत कोइंस. ठीक है. लार्जेस्ट कोइन कलेक्शन ऑफ एशिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं 3000 आहत कोइंस मिलते हैं. और एक स्पेशलिटी है, यहां पे आपको कोइंस ऑफ लेड मिलते हैं.
कॉइन्स ऑफ लेड ये है किसके, जो हमने पढ़ा करेंसी ऑफ मालवाज यहां पर मिली है, तो कॉइन्स ऑफ लेड है और इनके ऊपर लिखा हुआ है मालवा जनपदस। ये वर्ड जो है दिस इज रिटन ऑन कॉइन्स ऑफ लेड इन द रैंड सिविलाइजेशन। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉइन ऑफ अपोलोडोटस। व्हाट इज कॉइन ऑफ अपोलोडोटस? अपोलोडोटस का जो सिक्का है वो यहां पर मिला है। और फर्स्ट एविडेंस ऑफ जिंक रिफाइनिंग, जस्ते का शोधन यहां पर किया जाता था, तो एविडेंस ऑफ जिंक रिफाइनिंग जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट है। और वाइन एम्फोरा, शराब वाली सुराही यहां पर मिलती है। लिक्वर एम्फोरा कह लो या वाइन एम्फोरा कह लो, जो शराब के लिए इस्तेमाल की जाती थी वो वाइन एम्फोरा, और एक एम्फोरा ऑफ रोम, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ध्यान रखना। जो रोम वाली है वो कहाँ पर मिलती है, वो मिलती है आपको भीनमाल के अंदर, और जो वाइन एम्फोरा है, वाइन एम्फोरा रैंड के अंदर मिली है दोनों की दोनों सुराही है, एम्फोरा ही है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है मंकी शेप्ड यूटेंसिल्स। मंकी शेप्ड यूटेंसिल्स जो बर्तन मिले हैं उनका आकार जो है वो एक बंदर के जैसा है। इस तरह से बर्तन बनाए गए हैं जैसे लगता है जैसे बंदर को कॉपी किया गया है। तो वाइन एम्फोरा इंपॉर्टेंट है और मंकी शेप्ड यूटेंसिल्स जो हैं वो भी रैंड से है। और क्या है, कास्केट। कास्केट मेड ऑफ सोपस्टोन, हिंदी में कहते हैं सेल खड़ी की डिबिया। जो छोटा बॉक्स होता है, डिबिया होती है, उसके लिए है कैस्केट मेड ऑफ सोपस्टोन। सोपस्टोन से बनी हुई, सोपस्टोन सेल खड़ी, सेल खड़ी को सोपस्टोन कहा जाता है। एक और भी नाम है टाक, TALC, टाक, ठीक है। तो कास्केट मेड ऑफ सोपस्टोन जो है वो भी कहाँ पर है, रैंड के अंदर है। और एक है आइडल ऑफ मदर गॉडेस, मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। मातृ देवी भी लिख सकते हो, मदर गॉडेस भी लिख सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये आपकी रैंड से रिलेटेड है। तो रैंड के बारे में क्या कहे, तहसील निवाई, डिस्ट्रिक्ट टोंक, रिवर कौन सी है, ढील, ठीक है, मत देना पढ़ाई में ढील। डिस्कवरर कौन रहे, DR साहनी 1938, फर्स्ट एक्सकेवेशन इन्होंने कर दिया। उसके बाद में जो चौधर है वो KN पुरी ने अपने हाथ में ले ली। और करेंसी ऑफ मालवाज, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा वो करेंसी ऑफ मालवा, एक्सेसिव यूज ऑफ आयरन मटेरियल, इसकी वजह से इसको टाटा नगर ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता है। और इसके बाद में है लार्जेस्ट कॉइन कलेक्शन ऑफ एशिया, जिसके अंदर आपको 3000 आहत कॉइन्स मिलते हैं। कितने, 3000 आहत कॉइन्स। कॉइन्स ऑफ लीड जो है उसके ऊपर मालवा जनपदश लिखा हुआ है, इसलिए जो कॉइन्स ऑफ लीड है इनके ऊपर ये लिखा गया है मालवा जनपदश। और कॉइन ऑफ अपोलोडोटस यहाँ पर मिलता है। एक यहाँ पर मिलता है आपको एविडेंस ऑफ जिंक रिफाइनिंग, जो जिंक की रिफाइनिंग होती थी, जस्ते का यहाँ पे उस समय शोधन किया जाता था। वाइन एम्फोरा, ये वाइन एम्फोरा जो शराब वाली सुराही है वो यहाँ पर मिली है। मंकी शेप्ड यूटेंसिल्स है, बंदर के आकार के बर्तन मिले हैं। और कास्केट मेड ऑफ सोपस्टोन, कास्केट का मतलब छोटा सा बॉक्स यानी डिबिया जैसे माचिस के जैसी। तो यहाँ पे आपको एक सेल खड़ी की डिबिया मिली है, सोपस्टोन कह लो या टाक कह लो, हिंदी में सेल खड़ी कहा जाता है। आइडल ऑफ मदर गॉडेस, और यहाँ पे मिलती है आपको मातृ देवी की एक मूर्ति। अब जैसा आयरन वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक और है आपके, वो है सुनारी। सुनारी सिविलाइजेशन, ये कहां पर है, जेजियन कॉन्टिनेंट, झुंझुनू। झुंझुनू तहसील खेतड़ी, ये जो तहसील है जहां पर ये मिलती है वो है खेतड़ी। खेतड़ी किसके लिए फेमस है आपको पता है, कॉपर माइनिंग के लिए फेमस रही है खेतड़ी। रिवर वही जो खेतड़ी, गणेश्वर, यहाँ पे कौन सी रिवर मानी जाती है, वही रिवर यहाँ भी है, रिवर कांतली। ऑन द बैंक, सिचुएटेड ऑन रिवर, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर कांतली। फोन नहीं वो दुख दे रखे, भूम भूम मक्खी तई कर ही रखे। चलो,
रिवर कांतली के जो है बैंक्स वहां पर ये है। और यहाँ का एक्सकेवेशन किसने किया था, तो इसका 1980-81 के अंदर फर्स्ट एक्सकेवेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी राजस्थान। लिखो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी राजस्थान। जो राजस्थान का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसने 1980-81 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी राजस्थान ने इसके अंदर जो है वो एक्सकेवेशन करवाया है। यहाँ पर जो आपको एविडेंस मिलता है, इंपॉर्टेंट एविडेंस, वो है ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ आयरन स्मेल्टिंग। ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ आयरन स्मेल्टिंग, यहाँ पे लोहे को गलाने के प्राचीन अवशेष मिलते हैं, यानी लोहे को गलाना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। जो हमने पढ़ा था पहले, जो है लोगों के पास किल्न नहीं थी, तो सुनारी के जो सिविलाइजेशन है यहाँ के लोग हैं, उन्होंने वो किल्न डेवलप कर लिया था, वैसा फर्नेस उन्होंने बना दिया था जहाँ पर वो आयरन को स्मेल्ट कर लेते थे। तो ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ आयरन स्मेल्टिंग फर्नेस, यहाँ पे भट्टियाँ मिली है, भट्टियों का प्राचीन अवशेष है, सुराग मिला है कि आयरन को गलाया जाता था। और क्या मिलता है यहाँ पे आपको जैसे आयरन से संबंधित हो गई तो आयरन वेपन्स मिलते हैं, जिसके अंदर एक तो आयरन एरो इंपॉर्टेंट है, आयरन का एरो मिला है, आयरन का बॉल मिला है, कटोरा जो यहाँ पे मिला है वो भी आयरन का मिला है, आयरन बाउल, और स्टोन बीड्स, पत्थर के मनके मिले हैं, स्टोन बीड्स क्या होता है, पत्थर के मनके, और क्या मिला, शेल बेंगल्स। क्या मिला, शेल बेंगल्स, यानी शंख की चूड़ियाँ, जो शंख शिप्पी आपको मिलते हैं, जो शंख बजाया जाता है वही शेल होता है। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट ये है कि शेल बेंगल्स मिले हैं। और यहाँ पर आपको मिलते हैं एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिलता है, कृषि का साक्ष्य, ये तो ऑलमोस्ट सब में मिला हुआ है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मिलता है जो फूड है, ऐसा एविडेंस मिलता है कि वहाँ के लोगों का फूड जो है वो राइस रहा होगा। और एक इंपॉर्टेंट एविडेंस जो यहाँ पे मिलता है वो है चैरियट पुल्ड बाई हॉर्सेस, चैरियट पुल्ड बाई हॉर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है सुनारी के अंदर। यहाँ ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि रथ जो है उसको घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। और इसके बाद में एक इसके बारे में प्रेडिक्शन है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जिस तरह से मिलती है, प्रेडिक्शन क्या है, प्रेडिक्शन ये है कि दिस सिविलाइजेशन वाज सेटल्ड बाय, या एस्टेब्लिश्ड बाय भी लिख सकते हो। इसकी जो स्थापना है, इसको जो बसाया था वो कौन थे, वैदिक आर्यास, वैदिक आर्यन पीपल, जो आर्य लोग थे, वैदिक आर्यंस, उन्होंने इसको बसाया था। तो ये आपका हो गया सुनारी के बारे में। झुंझुनू तहसील खेतड़ी, रिवर कांतली, 1980-81। खेतड़ी की वजह से इसको कॉपर सिविलाइजेशन मत समझ लेना भाई साहब, ये है क्या, ये आपकी आयरन सिविलाइजेशन है, आयरन एज सिविलाइजेशन है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी राजस्थान ने किया है, यहाँ पे जो राजस्थान का जो भूगर्भिक विभाग है उन्होंने जाकर के और खुदाई की है। ओल्डेस्ट एविडेंस जो मिलता है यहाँ पे वो है आयरन स्मेल्टिंग फर्नेस का, सबसे पुरानी जो लोग गलाने की भट्टियाँ हैं वो यहाँ पे पाई गई है। इसके बाद में आयरन का एरो मिलता है, आयरन का बॉल मिलता है, स्टोन के बीड्स मिलते हैं, यानी पत्थर के मणिये, बीड होता है जो माला में मणियाँ डाला जाता है उसको कहते हैं, शेल बेंगल्स यानी शंख की चूड़ियाँ, शंख की चूड़ियाँ यहाँ पर मिलती है। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर है, और एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि वो लोग दे वर नोन टू द राइस एज ए फूड, उन लोगों को पता था कि चावल खाने की वस्तु है और वो इसको खाया करते थे। चैरियट पुल्ड बाई हॉर्सेस, ये एक इंपॉर्टेंट एविडेंस है कि जो है रथ को घोड़ों से खींचा जाता है, ऐसे कहाँ पर उल्लेख मिलता है, तो ये मान के चलो आप सुनारी झुंझुनू के अंदर मिलता है। इसके बाद में प्रेडिक्शन, इन सारी चीज़ों से प्रेडिक्शन क्या निकलता है, प्रेडिक्शन ये निकाला गया है कि दिस सिविलाइजेशन वाज सेटल्ड बाई या एस्टेब्लिश्ड बाई वैदिक आर्यंस, की जो वैदिक पीरियड के जो आर्यंस रहे उन्होंने इस बस्ती को बसाया था। इसके बाद में अपने चलते हैं नेक्स्ट सिविलाइजेशन की ओर, तो देखते हैं नेक्स्ट सिविलाइजेशन अपना कौन सा है, एक बार इसको देख लो अच्छे से।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सिविलाइजेशन, दैट इज नगर। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है नगर और नगरी। ध्यान रखना, जो नगर है वो टोंक में है, नगरी जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर, नगर टोंक, ठीक है। इसका जो एंशिएंट नेम है वो क्या रहा है नगर का? एंशिएंट नेम इसका रहा है वो है मालव प्रदेश, मालव प्रदेश। एंशिएंट नेम ऑफ नगर इज नोन एज मालव प्रदेश। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या रहा? मालव प्रदेश। 1942-43 फर्स्ट एक्सकेवेशन वाज मेड हियर बाय श्री कृष्ण देव। श्री कृष्णदेव। आफ्टर दैट चौधर टेकन बाई केनपुरी। बाद में केनपुरी साहब आ गए यहां पे, इन्होंने एक्सकेवेशन किया है नगर का। किसने? केनपुरी ने। और ये जो नगर है ये पहले जो वेरी नियर बाई उनियारा, उनियारा के पास है। इसको पहले ये जो है वो उनियारा ठिकाने के अंतर्गत आता था राजस्थान के अंदर, ठीक है। इसका जो एक पुराना नाम है नगर का जो हमें पुराना नाम मिलता है वो है कारकोट नगर। इसको इट वॉज नोन एज कारकोट नगर। इसका एक नाम मिलता है वो है कारकोट नगर। और यहाँ पर आपको मिलते हैं 6000 मालव कॉइन्स। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है, यहाँ पे कितने मिले हैं? 6000 आपको क्या मिलते हैं? मालव कॉइन्स मिलते हैं। मोर देन 1000 पीसेस ऑफ ब्रोकन यूटेंसिल्स। टूटे हुए जो बर्तन हैं, टूटे हुए पात्र रहे हैं, उनके आपको 1000 से ज़्यादा टुकड़े यहाँ पर मिलते हैं। तो टुकड़े कहाँ पर मिलते हैं? ये यहाँ पर मिलते हैं। एक और इसकी खासियत है, आपको यहाँ पे मिलती है आइडल ऑफ गॉडेस दुर्गा। विद लॉयन। जो गॉडेस दुर्गा है वो शेर पे बैठी हुई, शेर के साथ जो आपको इमेज मिलती है, जो पोर्ट्रेट मिलता है, वो कहाँ पर मिलती है? ये मिलेगा आपको नगर के अंदर। तो गॉडेस दुर्गा विद लॉयन कहाँ है? ये नगर के ऊपर है। और एक इसी गॉडेस दुर्गा की एक दूसरा जो फॉर्म है वो यहाँ पर मिलता है, जिसको कहा गया है महिषासुर मर्दिनी। तो महिषासुर मर्दिनी और शेर पर सवार दुर्गा, दुर्गा विद लॉयन, ये दोनों यानी दुर्गा से संबंधित जो है वो हमें नगर जो है टोंक वाला कारकोट नगर, वहाँ पर माँ दुर्गा से रिलेटेड जो एविडेंसेस हैं वो वहाँ पर मिलते हैं। और उसके बाद में इसका जो लेटेस्ट एक्सकेवेशन है वो 2809 के अंदर ये हुआ था TJ आलोन के द्वारा। ये भी ध्यान रखना, इसके एक्सकेवेशन से एक और नाम जुड़ा हुआ है। अगर लेटेस्ट एक्सकेवेशन पूछा जाता है कि नवीनतम इसकी खुदाई किसने की, तो 2008-09 के अंदर ये काम करने वाले सज्जन का नाम है TJ आलोन। नेक्स्ट सिविलाइजेशन जो वी विल टॉक अबाउट ईशवाल। ईशवाल कहां पर है? उदयपुर के अंदर। ईशवाल कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और ये एक एंशिएंट स्लम है, इसको प्राचीन बस्ती कहा जाता है। एंशिएंट स्लम, प्राचीन बस्ती है ये ईशवाल, जो उदयपुर के अंदर है। ये किसने खोजा? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। किसने? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। लेकिन ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट राजस्थान का नहीं है, राजस्थान विद्यापीठ का है। ध्यान रखना, राजस्थान विद्यापीठ
जो यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है उसका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान विद्यापीठ जो है उसने यहाँ पर एक्सकेवेशन किया है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, यहाँ का इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है भाई साहब, यहाँ पे जो एविडेंस मिला है वो किस चीज़ का है, कंटिन्यूअस स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। कंटिन्यूअस स्मेल्टिंग ऑफ आयरन कितना टाइम, फॉर 2000 ईयर्स, 2000 सालों तक यहाँ पर लोहा गलाए जाने के प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पर जो आयरन है उसकी स्मेल्टिंग 2000 साल तक लगातार हुई है। और इसका जो एक्सकेवेशन है वो कितने स्टेजेस के अंदर हुआ है, ये एक्सकेवेशन जो है यहाँ पे सिविलाइजेशन की आपको 5 स्टेजेस मिलती है, 5 स्तर जो मिलते हैं आपको सभ्यता के। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या मिला है, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं, तो इसके अंदर पाइप्स मिलती है आपको, आयरन स्लैग मिला है, लोह का जो मेला होता है रिफाइन करने के बाद में वो मिलता है आपको। आयरन स्लैग जो है कहाँ पर मिला है, आयरन स्लैग ईशवाल के अंदर मिला है। ईशवाल कहाँ है, उदयपुर के अंदर, ठीक है। और आयरन स्लैग मिला है, और आयरन जब स्लैग मिला है तो एविडेंस किस चीज़ का होता है, आयरन स्मेल्टिंग। इसकी भट्टियाँ भी मिली है वहाँ पर कि आयरन स्मेल्टिंग यहाँ पर होती रही है। और इसकी ये कब की मानी जाती है, ये मानी जाती है 500 BC की। इसका मतलब है किसका पीरियड रहा होगा, मौर्य, कुषाण, और कौन रहा है इस समय, शुंग। ये डायनेस्टीज थी, राजवंश जो रहे, डायनेस्टी जो रही है 500 BC। किसका टाइम पीरियड माना जाता है, मौर्य, कुषाणास और शुंग, इनके टाइम पीरियड के अंदर रहा है। और यहाँ पे बोन्स मिलती है, बोन्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है कैमल टूथ, ऊंट का दांत मिला है। देखो के पढ़ावे था ने, ये तो ऊंट का है। अभी रेट का भी आपको पढ़ाएंगे कि चूहे का भी कहीं दांत मिला है। देखो के पढ़ना पड़े है नहीं, माड़ा दिन है। इसके बाद में यहाँ पे मिलता है एंशिएंट कुषाण कोइंस। जब कुषाण है तो एंशिएंट कुषाण कोइंस भी मिल गए। तो ये जो डायनेस्टीज का आइडिया लगाया जाता है वो ये है कि मौर्य रहे होंगे, कुषाण रहे होंगे। और एक चीज़ है हाउसेस बिल्ट ऑफ स्टोन, यहाँ पे जो मकान है वो बने गए हैं पत्थर के, हाउसेस बिल्ट ऑफ स्टोन। ये है इंपॉर्टेंट चीज़ें ईशवाल की। उदयपुर एंशिएंट स्लम है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, राजस्थान विद्यापीठ, कंटिन्यूअस स्मेल्टिंग ऑफ आयरन फॉर 2000 ईयर्स, माइंड इट, 2000 ईयर्स, 2000 साल तक। ये कई बार कथन में आ जाता है कि 2000 सालों तक यहाँ पे लोहा गलाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, या और इंग्लिश में होता है वी गेट द एविडेंस ऑफ आयरन स्मेल्टिंग फॉर 2000 ईयर्स। हम उसको गलत कर देते हैं, इतना इतना थोड़ी होता है। यहाँ पे है कंटिन्यूअस स्मेल्टिंग ऑफ आयरन फॉर 2000 ईयर्स, ठीक है। 5 स्टेजेस हैं इस सिविलाइजेशन के। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो पाइप्स हैं, आयरन स्लैग है और आयरन स्मेल्टिंग है। पाइप्स बनाई हुई मिली है जो ज़मीन के अंदर दबाई जाती थी। 500 BC मौर्य, कुषाण और शुंग का टाइम रहा। बोन्स मिली है, बोन्स में इंपॉर्टेंट है कैमल टूथ, ऊंट का दांत मिला है। इसका मतलब क्या होता है, एविडेंस मिल गया कि लोग जो है वो ऊंट का प्रयोग किया करते थे। एंशिएंट कुषाण के कॉइन्स मिले हैं और हाउसेस बिल्ट ऑफ स्टोन, यहाँ पे जो घर बनाए गए हैं, लोगों के जो आवास बनाए गए हैं वो किस चीज़ के बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं स्टोन के, ठीक है। हाँ तो देख लो इसको अच्छे से। सो नेक्स्ट सिविलाइजेशन, इसके बाद में हमारी नेक्स्ट सिविलाइजेशन कौन सी आती है, नेक्स्ट सिविलाइजेशन आती है साहब जोधपुरा, नॉट जोधपुर, जोधपुरा। जो हमारी नेक्स्ट सिविलाइजेशन है वो कौन सी है, वो है जोधपुरा। है कहाँ पर, जयपुर के अंदर है। जोधपुरा है जयपुर के अंदर, बैंक्स ऑफ रिवर साबी, रिवर साबी के तट पे है ये। तो जोधपुरा के बारे में क्या है, सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट जयपुर ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर साबी, ठीक है। एक्सकेवेशन किसने किया, एक थे RC अग्रवाल साहब, वो तो हैं ही मौजूद, सर्वत्र व्याप्त हैं, जैसे कहते हैं ना ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, तो उसी तरह ऑलमोस्ट हमारी जो सिविलाइजेशन है RC अग्रवाल जो है वो सर्वत्र व्याप्त हैं, ठीक है। तो RC अग्रवाल और विजय कुमार 72 से 75 लिखिए।
एक्सकेवेशन मेड बाय या डन बाय, कुछ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मेड बाय डन बाय RC अग्रवाल, और एक कौन रहे, विजय कुमार। RC अग्रवाल और विजय कुमार, ये जो अलग अलग से नाम होते हैं ना, जिन्होंने एक एक दो दो की हुई है, इनका ज़्यादा पूछा जाता है। रतन चंद्र तो लगभग हर एक के अंदर आता है ना। तो 1972 से 1975 के अंदर इन्होंने यहाँ पर दरड़े खोदे थे, एक्सकेवेशन किया था 1972 से 75। ये जो सिविलाइजेशन है, एरा ऑफ सिविलाइजेशन क्या माना जाता है? जो जोधपुरा सिविलाइजेशन यहाँ पे जो अपने को मिली है, उसके एरा की अगर बात करते हैं तो ये माना जाता है 2500 BC टू 200 AD। काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम पीरियड माना जाता है इसका। जोधपुरा सिविलाइजेशन 2500 BC टू 200 AD माना जाता है। और ये इसके अंदर अधिकतर जो है वो ये एक कॉम्बिनेशन है कॉपर सिविलाइजेशन का। आयरन के भी टूल्स यहाँ पर मिले हैं, इसलिए कॉपर सिविलाइजेशन भी है यहाँ पे, और आयरन एज जो है उसका भी अपने को यहाँ पर टाइम मिलता है। और इसके अंदर आयरन की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मिलते हैं। आयरन के वेपन्स, लोहे के हथियार मिलते हैं। हथियार के अंदर टिप ऑफ जेवलिन, भाले की नोक मिलती है आपको। एक तो टिप ऑफ जेवलिन मिलती है आयरन वेपन्स के अंदर, और आयरन का एरो भी मिलता है, तीर बनाया हुआ मिलता है जिसमें आयरन का यूज किया जाता है। नया इनोवेशन यहाँ पे जो मिलता है आपको वो है आयरन नेल्स। लोहे की कीलें कहाँ पर मिली है? जोधपुरा। आयरन नेल्स कहाँ पर मिली है? जोधपुरा। और यहाँ पे मिलता है आपको डिश ऑन स्टैंड। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। डिश ऑन स्टैंड कौन सी सिविलाइजेशन में मिला है, ये कौन सी साइट पे मिला है? डिश ऑन स्टैंड जो है वो आपको मिला है जोधपुरा से। तो यहाँ पे मिलने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है डिश ऑन स्टैंड, और एक है हम्प्ड टॉरस, कुबड़ बैल जिसको कहा गया है। हिंदी में लिखते हैं कुबड़ बैल की आकृति, हम्प्ड टॉरस या टॉरस विद हम्प, कुबड़ वाला बैल जिसके ऊपर हिंदी अपने गांव में कहते हैं ना थू, जिसके थू होती है ना, ऐसे थू वाला बैल जो है वो कहाँ पे मिला है? वो मिला है जोधपुरा के अंदर, ठीक है। और आयरन रिफाइनिंग फर्नेस मिली है यहाँ पे। क्या मिला है? आयरन रिफाइनिंग फर्नेस, ना कि स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के बाद में जो शुद्धिकरण होता है ना, उसके लिए यहाँ पे आपको छोटे प्लांट लगे हुए मिले हैं। तो लिखते हैं आयरन रिफाइनिंग प्लांट या फर्नेस, कुछ भी लिख सकते हो आप। ऐसी भट्टी मिली है जिसमें लोहे को गलाने के बाद उसका शोधन किया जाता था, उसकी रिफाइनिंग की जाती थी। यहाँ पे एक आर्यन सिविलाइजेशन का भी मिला है। वो क्या मिला है? यूज ऑफ हॉर्सेस इन चैरियट। यहाँ पे मिलता है, यहाँ भी मिलता है वो एविडेंस आपको कि रथ के अंदर घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। और एक इम्पोर्टेंट ये है 1.5 मीटर थिक लेयर ऑफ पॉटरी डिपोजिशन। वन 1.5 मीटर थिक लेयर ऑफ पोट्री, इंपॉर्टेंट है ये। आयरन रिफाइनिंग प्लांट, रिफाइनिंग स्मेल्टिंग फर्नेस और रिफाइनिंग प्लांट दोनों में फर्क होता है। डिश ऑन स्टैंड और हम्प्ड आयरन नेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। आयरन नेल्स, इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो हम्प्ड टॉरस जो है वो कहाँ पर मिलता है? जोधपुरा के अंदर। पहले वो टॉरस थे वो बनाशियन बुल और ओजियाना बुल्स हैं, वो बागोर और ओजियाना के अंदर है। भीलवाड़ा उसको, उनमें वो जो है बनाशियन बुल कहा गया है उसको। और यूज ऑफ हॉर्सेस इन चैरियट, ठीक है। 1.5 मीटर थिक लेयर ऑफ पोट्री डिपोजिशन, यानी जो मृद पात्र हैं, अर्दन पोट्स हैं, उनका जो टूटा हुआ, टूटे फूटे जो मटके वगैरह हैं, पोट्री है, उसका जमाव मिला है। और उस जमाव की जो चौड़ाई है उस लेयर की, कि ये लेयर कितनी ऊंची बनी हुई है, वो उस लेयर की जो थिकनेस है वो है 1.5 मीटर। ये आपका जो है जोधपुरा के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जोधपुरा के बाद में नेक्स्ट सिविलाइजेशन अपने बात करते हैं नो की। नो है कहाँ पर? नो इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट भरतपुर।
विच इज द रिवर प्रेम ऑफ सिविलाइजेशन, इस नो का पालना कौन सी रिवर रही, कौन है इसका प्रेम, ये है रिवर रूपारेल। क्या है नाम, रिवर रूपारेल। रूपारेल नदी जो है उसके किनारे पर है नोह। तो भरतपुर जो है वो कौन से, ये जो नोह है ये भरतपुर में है, कौन सी रिवर के बैंक पे है, रिवर रूपारेल। और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलते हैं एविडेंस ऑफ 5 डिफरेंट कल्चर्स। फाइव डिफरेंट सिविलाइजेशंस या कल्चर्स आप कह सकते हो। यहाँ पे जो 5 संस्कृति, 5 अलग अलग सभ्यताओं के अवशेष आपको यहाँ पर मिलते हैं। और रेडियो कार्बन डेटिंग ये कहती है कि इसका जो टाइम पीरियड है, कौन कहता है ये, रेडियो कार्बन डेटिंग यानी C14 सबसे विश्वस्त जो है वो सूत्र होता है ये रेडियो कार्बन डेटिंग। इसका टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग, इसको C14 डेटिंग भी कहते हैं। ये जो इसका टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड बताती है 1100 BC टू 900 BC। ये टाइम पीरियड कहाँ से निकल के आया है, ये आया है रेडियो कार्बन डेटिंग से। इसका मतलब है सबसे विश्वस्त टाइम पीरियड जो है वो यही है। ठीक है, और क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, ये जो टाइम पीरियड रहा वो किसका रहा, कुषाण और मौर्याज। कुषाण और मौर्याज का टाइम पीरियड माना जाता है कि उस समय जो राज रहा होगा वो किसका रहा होगा, कुषाण का या मौर्याज का रहा होगा। एक्सकेवेशन कब होता है, एक्सकेवेशन टू प्लेस 1963 टू 67, 1963 से लेकर के और 67 तक इसका चलता है। एक तो है हमारे मिस्टर सर्वत्र RC अग्रवाल, लेकिन दूसरे जो आए थे सज्जन वो थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के। कहाँ के थे वो, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बाहर से आए वो आदमी है ना। कौन थे, डेविडसन। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वाले डेविडसन जी जब आए थे तो, या इसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 1963 से 67 मिस्टर सर्वत्र RC अग्रवाल और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के आए थे सर डेविडसन। उन्होंने यहाँ पर आकर के और ये जो नो है भरतपुर, यहाँ पे खड्डे खोदे थे, किसने, डेविडसन ने। ठीक है, इसके बाद में इसको क्या माना जाता है, इसको माना जाता है पार्ट ऑफ दोआब कल्चर। जो दोआब संस्कृति रही है, पार्ट ऑफ दोआब यानी दो नदियों के संगम के ऊपर जो होती थी, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता था उसको दोआब कहते थे। तो पार्ट ऑफ दोआब कल्चर या दोआब संस्कृति इसको कहा जाता है कि यहाँ पे ये जो है दोआब संस्कृति रही थी। और इम्पोर्टेंट क्या है कि नो जो है इसके अंदर नो एविडेंस ऑफ कॉपर, ऑप्शन के अंदर एक हो सकती है नो। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द साइट वेयर नो एविडेंस ऑफ कॉपर इज फाउंड, नो एविडेंस ऑफ कॉपर इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कॉपर का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, कॉपर का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। आयरन का एविडेंस मिलता है, ऐसा कहा जाता है आयरन वाज यूज्ड, आयरन का इस्तेमाल होता था। एक इंपॉर्टेंट यहाँ से मिलता है स्वास्तिक साइन, स्वास्तिक साइन, स्वास्तिक सिग्निया, स्वास्तिक सिंबल, यू में राइट एनीथिंग। ब्लैक एंड रेड पोटरी है, यहाँ की पोटरी कैसी है, ब्लैक एंड रेड पोटरी। और यहाँ पे क्या मिला है, एक और इम्पोर्टेंट चीज मिली है, टॉय स्पैरो, एक खिलौना गौरैया मिली है, चिड़िया मिली है। टॉय स्पैरो कहाँ पर मिली है, टॉय स्पैरो नो भरतपुर के अंदर मिली है। तो पक्षी टॉय स्पैरो कहाँ पे मिला, भरतपुर के अंदर। पक्षी विहार है ना भरतपुर के अंदर, याद रह जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, रिवर रूपारेल है। एविडेंस ऑफ 5 डिफरेंट कल्चर्स या 5 डिफरेंट सिविलाइजेशन स्टेजेस यहाँ पर मिलते हैं आपको। रेडियो कार्बन डेटिंग ये कहती है कि 1100 BC से 900 BC टाइम था भाया, और कुषाण और मौर्याज का टाइम पीरियड इसको माना जाता है 63 से 67।
मिस्टर सर्वत्र आर.सी. अग्रवाल और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से आए थे एक डेविडसन साहब। इन्होंने एक्सकेवेशन किया। पार्ट ऑफ दोआब कल्चर कहा जाता है, 2 रिवर्स के बीच का क्षेत्र है, वहाँ पे बसा हुआ बताया जाता है। नो एविडेंस ऑफ कॉपर, वेरी सरप्राइजिंग। यहाँ पे तांबा तो छुआ भी नहीं था लोगों ने। आयरन वाज यूज्ड, लोहा यूज करते थे, मतलब प्योर आयरन एज आ गई थी, यानी तांबे का यूज कम हो गया था। ब्लैक एंड रेड पोटरी मिलती है, स्वास्तिक साइन मिलता है, स्वास्तिक सिग्निया, स्वास्तिक सिंबल, और इंपॉर्टेंट जो चीज मिलती है एक मूर्ति के अंदर वो है टॉय स्पैरो। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन है वो आ जाती है। उसके बाद में कुछ एक छोटे छोटे सिविलाइजेशन है जिनके बारे में अपने को एक एक दो दो चीज़ें पता चली है, वो तो मतलब 2-2 4-4 लाइन में कंप्लीट हो जाती है, पर उनके अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिला ज़रूर है। तो अब उन जो छोटी छोटी सिविलाइजेशन है, जो स्मॉल सिविलाइजेशंस हैं जिनका डिस्क्रिप्शन शॉर्ट है, उनको पढ़ते हैं अपन। पहले ये पढ़ लिया अपने, जोधपुर कंप्लीट हो गया, अपना भरतपुर कंप्लीट हो गया। इसके साथ जो बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन है जिनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स हैं वो सारी हो गई कंप्लीट। अभी इसी क्लास में कर लेते हैं जो 8-10 छोटी छोटी सिविलाइजेशन है उनको। ठीक है, एक बार इसको देख लो अच्छे से, उसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद में जो सिविलाइजेशन अपनी आती है वो है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा सिविलाइजेशन है, कहाँ पर है आपको पता है? ऑलमोस्ट सबको पता है, बाड़मेर में है। तो बाड़मेर में रिवर कौन सी रही होगी? लूनी, है ना। तो ये लूनी के बैंक के ऊपर है तिलवाड़ा, बाड़मेर वाला। किसके बैंक पे है? लूनी के। यहाँ पे आपको क्या चीज़ मिलती है? ये जो बाड़मेर तिलवाड़ा है, यहाँ पे आपको मिलता है एंशिएंट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एंशिएंट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री कहाँ पर मिलता है? इसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि तिलवाड़ा बाड़मेर में क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलेगा एंशिएंट एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। इसके बाद में एक है अपना कुराड़ा। कुराड़ा कहाँ पर है? ये है पर्वतसर। पर्वतसर में तेजा जी का मेला भरता है, पड़ा होगा, इसलिए कहाँ पर हो गया? नागौर। तो जो कुराड़ा है वो कहाँ पर है? वो है पर्वतसर, नागौर के अंदर। कब? 1934 के अंदर इसको खोदा गया था। यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ पर बहुत सारे मिला क्या है? यहाँ पर आपको मिले हैं बहुत सारे कॉपर टूल्स। क्या मिले हैं? कॉपर के टूल्स। इसलिए इसको क्या कह दिया गया? इसको कह दिया गया सिटी ऑफ कॉपर टूल्स। ध्यान रखना, सिटी ऑफ कॉपर जो है वो गणेश्वर है, और सिटी ऑफ कॉपर टूल्स जो है, सिटी ऑफ कॉपर टूल्स जो है वो है कुराड़ा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये है सिटी ऑफ कॉपर टूल्स। यहाँ पे कॉपर टूल्स बहुत ज़्यादा मिले हैं, इसलिए इसको सिटी ऑफ कॉपर टूल्स कहा गया। किसको? कुराड़ा को। कुराड़ा है कहाँ पर? पर्वतसर, नागौर के अंदर। ये 1 लाइनर्स ही हैं ऑलमोस्ट, इनके बारे में एक एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सिटी ऑफ मदर ऑफ जो कॉपर सिविलाइजेशन है वो तो क्या है अपनी? मदर ऑफ कॉपर सिविलाइजेशन गणेश्वर है। सिटी ऑफ कॉपर या कॉपर सिटी जो है वो है आपकी आहड़, और सिटी ऑफ कॉपर टूल्स जो है वो होगी पर्वतसर के अंदर कुराड़ा सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद में आता है मंडोर। मंडोर में भाई साहब रावण की लव स्टोरी है। मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। मंडोर उद्यान, मंडोर गार्डन भी पढ़ा होगा आपने, जोधपुर। मंडोर सिविलाइजेशन कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रावणा मैरिड मंदोदरी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रावण ने मंदोदरी से शादी की थी। और इसका एविडेंस किस चीज़ से मिला है? इसका एविडेंस क्या है? एविडेंस है रावण चौरी। वहाँ पे कहते हैं कि एक रावण चौरी है, और वो रावण चौरी वो एक फायर एल्टार है जहाँ पर रावण और मंदोदरी के फेरे हुए थे, ऐसा माना जाता है।
तो शादी के अंदर जब फेरे होते हैं वहाँ पे जो चंवरी बनाई जाती है, राजस्थान की जो संस्कृति है उसके अंदर, अब बाकी जगह तो अपने को पता नहीं क्या क्या बनाया जाता है, पर राजस्थानी संस्कृति में ये चंवरी बनाई जाती है ना। तो इसलिए कहते हैं कि मंडोर जोधपुर के अंदर एक चंवरी है जिसको रावण की चंवरी कहते हैं, रावणाज चंवरी, और वहाँ उस चंवरी के ऊपर रावण और मंदोदरी की शादी हुई थी। ये किसके बारे में कहा जाता है? ये आपके कहा जाता है मंडोर के बारे में। इसके बाद में आपके जो आता है वो है बयाना सिविलाइजेशन। बयाना कहाँ पर है? बयाना है भरतपुर के अंदर। तो नेक्स्ट सिविलाइजेशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बयाना। बैटल ऑफ बयाना पढ़ा होगा। बयाना है कहाँ पे? भरतपुर। इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं श्रीपंत सिविलाइजेशन। श्रीपंत सिविलाइजेशन, बयाना सिविलाइजेशन को ही श्रीपंत कहा जाता है। यहाँ पर आपको मिलता क्या है? यहाँ पर आपको मिलता है एंशिएंट एविडेंस ऑफ, क्या मिलता है? एंशिएंट एविडेंस। किस चीज़ का? एंशिएंट एविडेंस मिलता किस चीज़ का है? इंडिगो कल्टीवेशन, नील की खेती के प्राचीन साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं कि नील की खेती यहाँ पर होती होगी बयाना भरतपुर के अंदर। एंशिएंट एविडेंस, श्रीपंत सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है वो किसी समय में इंडिगो का कल्टीवेशन होता रहा होगा। ठीक है, अब आता है आपके, इसके बाद में ये कंप्लीट होता है आपका तिलवाड़ा, कुराड़ा, मंडोर और बयाना। इनके अंदर एक एक दो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे चंद्रावती। क्या पढ़ेंगे? चंद्रावती। चंद्रावती थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी आंखों वाले एक जापानी भैया आए थे और उनका थोड़ा सा योगदान था, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बाहर वाले देश का योगदान हो गया ना थोड़ा सा। तो चंद्रावती जो है वो किसका प्राचीन नाम है? हमने पढ़ा था इंस्क्रिप्शन जब हम पढ़ रहे थे। चंद्रावती कहा गया है सिरोही को। चंद्रावती किसको कहा गया है? सिरोही को। और यहाँ पर एक सज्जन आए थे हिंडो हितोशी। क्या नाम था? हिंडो हितोशी। और ये हिंडो हितोशी जो है ये थे बड़ी बड़ी आंखों वाले जापान से। हिंडो हितोशी कहाँ से आए थे? जापान से आए थे। और इन्हीं के साथ एक अपने इंडिया के भी थे, वो सज्जन प्रोफेसर थे। इनका नाम था प्रोफेसर जीवनलाल खड़गवाल। नाम तो अपलंग हुए जबरदस्ती हैं, लगे जन 3 गांवों को बादशाह, है ना। तो सिरोही हिंडो हितोशी आए थे जापान से और अपने जो थे वो थे प्रोफेसर जीवनलाल खड़गवाल थे। और ये थे कहाँ के? अब प्रोफेसर थे तो कहीं ना कहीं तो रहे होंगे। तो इसके अंदर भी आपके जो राजस्थान विद्यापीठ है, उदयपुर वाली राजस्थान विद्यापीठ, उसका योगदान आ जाता है क्योंकि ये रतनलाल जो हैं ये राजस्थान विद्यापीठ के, जो उदयपुर वाला राजस्थान विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है उसके एक क्या रहे थे? राजस्थान विद्यापीठ के प्रोफेसर थे। इसलिए इसके अंदर भी योगदान किसका आ गया? आपके राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर का आ गया। अब ये कब किया इन्होंने? 4 जनवरी कब किया? तो ये 4 जनवरी 2014। ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, है ना। 4 जनवरी 2004 यहाँ पे इन्होंने क्या निकाल दिया? यहाँ पे इन्होंने स्टैच्यू ऑफ विष्णु इन गरुड़ासन निकाला। क्या निकाला? स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड विष्णु इन गरुड़ासन। भगवान विष्णु गरुड़ासन लगा के बैठे हुए हैं, ऐसा एक स्टैच्यू जो है इन्होंने निकाला है। और इस प्रकार का ये पहला स्टैच्यू है और अपने प्रकार का ये एक ही स्टैच्यू है। और इनको ये एविडेंस कहाँ से मिला भाई? इनके दिमाग में कैसे आई कि यार यहाँ पे कुछ खोदेंगे ना तो कुछ ना कुछ निकल जाएगा। इसके लिए इन्होंने एक बुक पढ़ी थी घोड़े वाले बाबा की, यानी कर्नल जेम्स टॉड की एक बुक पढ़ी इन्होंने। वो बुक थी द वेस्टर्न इंडिया। और वो बुक पढ़ करके और इन्होंने खड्डा खोदा
और इनको कुछ ना कुछ मिल गया। इसलिए कहते हैं पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई से ज़रूरी नहीं है नौकरी मिले, और भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो इनको ऐसा कुछ मिल गया कि आज इस हिंडो हितोशी को पता नहीं जापान में कोई जानता है कि नहीं जानता, पर अपने को पढ़ना पड़ रहा है भाई। हिंडो हितोशी आया था जापानी, और उसको ये स्टैचू ऑफ लॉर्ड विष्णु इन गरुड़ासन मिल गया था। कर्नल जेम्स टोड की एक बुक है, ये बुक है वेस्टर्न इंडिया, इससे इनको ये क्लू मिला था, और इस क्लू के आधार पे इन्होंने 4 जनवरी 2014 को वहाँ पर एक्सकेवेशन कर दिया और इन्हें कुछ ना कुछ निकल गया था। तो ये थी आपकी चंद्रावती। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका नलियासर। नलियासर कहाँ पर है? नलियासर है आपका जयपुर के अंदर। तो नलियासर सिविलाइजेशन कहाँ पर है? नलियासर सिविलाइजेशन है जयपुर के अंदर। मिलता क्या है यहाँ पर, क्या मिला है नलियासर के अंदर? नलियासर के अंदर आपको टेम्पल ऑफ प्रतिहाराज मिले हैं। टेम्पल ऑफ प्रतिहाराज, जो प्रतिहार थे ना उनके समय के मंदिर मिले हैं। और एक आपको एविडेंसेस ऑफ प्री चौहान पीरियड, यानी चौहानों से पूर्व का जो समय था उसके साक्ष्य आपको मिले हैं। ये कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हैं नलियासर के अंदर। नलियासर जयपुर जो है कहाँ पर? ये नलियासर जयपुर ये पड़ता है सांभर के अंदर। कहाँ पर है? सांभर। तो इस सांभर वाले नलियासर सभ्यता के अंदर आपको टेम्पल ऑफ प्रतिहाराज मिलते हैं। प्रतिहार एरा के जो मंदिर हैं वो मिलते हैं, और प्री चौहान पीरियड के जो डिटेल है वो मिलते हैं। और क्या मिलता है? एक मिलता है आपको एविडेंस ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इसके दौरान आपको एविडेंसेस ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी मिलते हैं। एविडेंसेस ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया प्री चौहान पीरियड नलियासर। इसके साथ में अभी कोई सी छोटी बड़ी अगर और रह गई हो तो वो आप बता देना, कि आपके अगर दिमाग में हो कोई कि सर वो वाली रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। उसके बारे में अगर जितने इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपके लिए पहुंचा देंगे। ठीक है। अच्छा, एक दो और है छोटी छोटी, वो आ रही जो माइंड में। एक तो गर्दड़ा है। गर्दड़ा कहाँ पर है साहब? बूंदी के अंदर है गर्दड़ा। गर्दड़ा कहाँ है? गर्दड़ा है बूंदी के अंदर। तो बूंदी के अंदर जो रिवर रही है वो कौन सी है जिसके ऊपर सिविलाइजेशन मानी जा सकती है? रिवर छाजा। बूंदी के अंदर रिवर छाजा के बैंक के ऊपर है गर्दड़ा। और यहाँ पर मिली क्या? यहाँ की जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? अब देखो, रिवर छाजा जो है वो रॉक पेंटिंग्स के लिए, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध रही है। आपको ही पता है कि जो गर्दड़ा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये रिवर छाजा जो है वो रॉक पेंटिंग्स के लिए, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो गर्दड़ा के अंदर जो आपको मिली है वो है बर्ड राइडर की रॉक पेंटिंग है। किसकी? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। एक आदमी है जो पक्षी के ऊपर सवार है, ऐसी एक रॉक पेंटिंग है जो इंपॉर्टेंट मानी गई है। ये जो है बर्ड राइडर की रॉक पेंटिंग आपको कहाँ पर मिली है? गर्दड़ा बूंदी के अंदर। ठीक है। और एक और है इंपॉर्टेंट चीज़ जो बात कर रहे थे हम, आपको चूहे का दांत भी पढ़ना पड़ेगा, वो है परेवार एंड सोनू रीजन। ये है कहाँ पे? परेवार एंड सोनू रीजन। परेवार एंड सोनू रीजन कहाँ पर है? ये परेवार एंड सोनू रीजन जैसलमेर, धरती धोरारी, जैसलमेर के अंदर है परेवार एंड सोनू रीजन। यहाँ पर आपको ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ रेट टीथ मिला है। सबसे पुराना एक एविडेंस है। क्या है? ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ रेट टीथ, ये आपको मिलता है ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ रेट टीथ। ये इसी के साथ में आपकी जो सिविलाइजेशंस हैं, सिविलाइजेशन के जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं कि कौन सी सिविलाइजेशन को किस लिए जाना जाता है, कौन एक्सकेवेटर था, ऑलमोस्ट छोटी बड़ी सारी सिविलाइजेशन कंप्लीट करवा दी है। मेरे जितने माइंड में थी एक भी मैंने छोड़ी नहीं। इसमें से अगर बाई चांस कोई स्किप हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी है और अभी भी निकलती जा रही है, तो आपको लगता है कि ये वाली स्किप हो गई तो आप कमेंट में डाल देना, उसके बारे में भी आपको अच्छे से बता देंगे। और एक एक पॉइंट को कवर किया है, कुछ भी शॉर्ट में नहीं बताया। ठीक है, सारा का सारा एकदम डिटेल्ड आपको बता दिया है। जहाँ पे जो कुछ भी मिला है इम्पोर्टेंट जिसके बारे में क्वेश्चन आते हैं वो आपको हिंडो हितोशी तक बता दिया। ये भाई साहब जापान से आए थे, यहाँ जगह मिली थी इनको खोदने के लिए। तो परिवार एंड सोनू रीजन जैसलमेर में चूहे का दांत तक हमने नहीं छोड़ा, सारा कुछ एकदम क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद भी
जो आगे जो है एक इसके अंदर जो महाजनपद काल था, जनपद एरा, उसके अंदर कुछ जनपद थे जिनके बारे में हमने यहाँ पे जिक्र नहीं किया था। तो वो जनपद इसलिए जिक्र नहीं किया कि जितने भी जो महाजनपद है ना उनको हम अलग से नेक्स्ट क्लास जो है ना वो हम महाजनपद की ही शुरू करेंगे, और महाजनपद शुरू करने के बाद में फिर डायनेस्टीज आ जाती है हमारी इंपॉर्टेंट, वो डायनेस्टीज शुरू करेंगे। उस हिसाब से फिर जो डायनेस्टी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारी राजस्थान हिस्ट्री जो है उसके बाद में जो है मॉडर्न राजस्थान आ जाएगा। इस तरह से 1857 का रिवॉल्यूशन और राजस्थान का क्या योगदान रहा, किस किस गोरे की नस काट के कहाँ कहाँ टांगी, वो सारा का सारा जो सिस्टम है वो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से ये जो इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कोई चीज़ मिस हो रही है तो उसके लिए आप लोग कमेंट करोगे तो पता चल जाएगा। वैसे तो भाई किसी का दिमाग तो पढ़ा नहीं जाता कि देखने वाला क्या सोच रहा होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दबाओ बेल आइकन, जिससे जैसे ही कोई नई क्लास आती है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके जो सजेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसलिए कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो। अगर माइंड में कोई डाउट आता है तो तुरंत कमेंट कर दिया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए ब्राइट फ्यूचर।